नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट के पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूल जाने के अधिकार के बारे में, यानी अंग्रेजी में बोले तो राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर इस वीडियो के हिसाब से एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो ये बन सकता है कि व्यक्ति की निजता के अधिकार और समाज की सूचना के अधिकार के बीच सही संतुलन बनाना ही भारत में भूल जाने के अधिकार की विकास की कुंजी है। चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं? तो इसमें कह रहा है कि भूल जाने का अधिकार जो है ये मेन कोर पॉइंट है इस प्रश्न का। इसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ों में संतुलन बनाना। एक व्यक्ति की निजता का जो अधिकार है इसका, और जो समाज की या प्रेस की जो सूचना का अधिकार है इसका। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाएँगे तब जाकर के हम भूल जाने के अधिकार की कुंजी तक पहुँच पाएँगे, जिससे एक कह लें कि अधिकारों से सुसज्जित एक ताले का निर्माण किया जा सके, एक कह लें शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके, जिसमें सभी अधिकारों के बीच में बैलेंस भी हो सके। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि ये जो विषय है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसमें एक व्यक्ति था जो कि नशे की तस्करी इस टाइप से कोई उसका काम था, जिसमें उसको ये उसने ये कहा था कि जब हमें इसमें छूट दे दी गई है, हमें माफ़ कर दिया गया है या सज़ा मेरी हो चुकी है, तो मेरे इस बात को जो है सार्वजनिक रूप में ना रखा जाए, सार्वजनिक डोमेन में ना रखा जाए, इसको जो है भुला दिया जाए। और जो वेबसाइट है, वेबसाइट से उसकी इस जो निर्णय है या जो इसका कार्रवाई है, केस है, उसको हटा दिए जाने के बारे में उसने प्रार्थना की थी। तो उच्च न्यायालय ने उसको जो है मंजूरी दे दी कि ठीक है, आपके मामले को हटा दिया जाता है। तो इस संदर्भ में ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे पहले अच्छे से समझ लें राइट टू बी फॉरगॉटन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा एक बार समझ लेंगे तो आगे की वीडियोज़ आराम से समझ में आएगी। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब होता है कि इंटरनेट या कोई भी सर्च इंजन, डेटाबेस या कोई वेबसाइट हो गया, या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, या कोई वेबसाइट हो गया, समाचार पत्र हो गया, गूगल के लिंक्स हो गए, इन सब से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, प्राइवेट जो जानकारियाँ होती हैं, उसको उस स्थिति में हटाने का अधिकार जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटा देना, कब? जब वह जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो आवश्यक नहीं हो और प्रासंगिक नहीं रह जाती है, तो उसे बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी आरटीबीएफ। जब भी कहीं आरटीबीएफ बोलें तो आप समझ जाइएगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन यानी कि भूलने का अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको बोलते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें एक केस आया था 2014 में, जिसको बोलते हैं गूगल स्पेन केस भी बोल देते हैं। गूगल स्पेन केस में यह था कि स्पेनिश का एक नागरिक था, स्पेन का एक नागरिक था, जिसको स्पेनिश हम बोल सकते हैं। उसने जो सर्वोच्च न्यायालय है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें जाकर के कहा था कि उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी जो गूगल है उस पे पड़े हुए हैं, तो उसके 2 लिंक्स हैं, उसको हटा दिया जाए ताकि उसकी जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट जानकारियाँ हैं वो सार्वजनिक रूप में ना रहें। तो ये जो ईसीजे है इसने जो है मंजूरी दे दी, कही ठीक है। तो उसने गूगल से कहा, तो गूगल से उस दोनों लिंक को हटा दिया गया। तब से ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये प्रचलन में आ गया। तो पहला केस ये बना था। यूरोपियन यूनियन ने ये माना था उस समय, जो यूरोपियन यूनियन का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने माना था कि प्रोसेसिंग के उद्देश्यों के संबंध में अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अत्यधिक पाए जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी को मिटा दिया जाना, भले ही इसे मिटा दिया जाना चाहिए, भले ही इसे कानूनी रूप से प्रकाशित किया गया हो। तो ये शब्द जो हैं वो ईसीजे यानी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, उसके हैं कि अगर कोई जानकारी अपर्याप्त है, अप्रासंगिक है, या व्यक्तिगत जानकारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके बताया जा रहा है, तो उसको जो है हटा दिया जाना चाहिए पब्लिक डोमेन से। अब अगर भारत के बारे में बात करें, अब ये भी जान लें पहले कि ईसीजे जो है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने मिल करके 1952 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, जिसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो लक्ज़मबर्ग में है। इसका काम मुख्य रूप से है कानून की व्याख्या करना और वहाँ के जो
व्यक्ति हैं पूरे यूरोप के, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। भारत के संदर्भ में देखें तो इसके बारे में कोई कानूनी मतलब कानून नहीं बना हुआ है कि एग्जैक्ट राइट टू बी फॉरगॉटन के से रिलेटेड कोई कानून बना हो, लेकिन 2019 में एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019। इसमें आरटीबीएफ को जो है मान्यता प्रदान की गई थी कि हाँ, इस नाम की कोई चीज़ होती है, इस पे जो है डिस्कशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में एक केस जो कि बहुत ही फेमस है, पुट्टा स्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार उसने माना था। यानी कि सार्वजनिक डोमेन में जो व्यक्तिगत जानकारी होती है वो दरअसल निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। अब इसमें भी कैसी जानकारी जो अप्रासंगिक है, जो व्यक्तिगत जानकारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो ऐसी जानकारियाँ जो हैं वो निजता के अधिकार का उल्लंघन मानी जाती हैं। इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी एक महिला के केस में ये कहा था कि महिलाओं से जुड़े सामान्य और अति संवेदनशील मामले जो संबंधित व्यक्ति की शालीनता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, वो आरटीबीएफ का पालन किया जाना चाहिए उस संबंध में, यानी उसके केस को हटा दिया जाना चाहिए। जैसे कोई महिला से संबंधित कोई बहुत संवेदनशील मामला है तो उसको हटा दें। पड़ा रहने से क्या मतलब है, लोग बार बार उस चीज़ को निकालेंगे, पढ़ेंगे और फिर जो है उससे प्रश्न पूछेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा को बार बार हानि हो सकती है। इसके अलावा पब्लिक डोमेन में कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है, गलत लिखी जाती हैं, उसका प्रचार जो है उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके बारे में पूरी मीडिया कवरेज इतनी ज़्यादा रही थी और महीनों तक रहा था, उनके बारे में क्या-क्या चीज़ें बातें थी। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक बार खोल करके खुद अपने वेबसाइट को देखा, एसएसआर डाला, तो उसमें पता लगा उनके बारे में मीडियाकर्मी जो हैं उल्टी-सीधी खबरें छाप रहे हैं, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें छाप रहे हैं। तो इससे व्यक्ति का जो है डिप्रेशन में जाना एक बन जाता है। तो किसी के बारे में उसके व्यक्तिगत जानकारी के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान इससे होता है उस व्यक्ति को। तो ये तो हो गया कि इसके पक्ष में क्या तर्क हैं और क्या-क्या केसेस आए हैं पहले। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि अगर राइट टू बी फॉरगॉटन को मंजूरी दे दिया जाए, तो इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे एक तो है कानूनी चुनौती, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है उसकी धारा 74, उसमें कहा गया है कि निर्णय जो होता है कोर्ट्स के, न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं, वो सार्वजनिक रिकॉर्ड की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक उसमें सार्वजनिक दस्तावेज़ की परिभाषा बनाई गई है, जिसमें निर्णय जो हैं इसको भी शामिल किया जाता है। तो यदि राइट टू बी फॉरगॉटन के तहत इस निर्णय को हटा दिया जाता है, तो दरअसल ये सार्वजनिक रिकॉर्ड की परिभाषा का उल्लंघन होता है, यानी दरअसल इस कानून का उल्लंघन होता है। यानी कि क्लैशेस आ रहे हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 वर्सेस निजता के अधिकार में। तो इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस वाले जो कानून है इसमें संशोधन किया जाए। और दूसरी, न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति चाह रहा है किसी मामले को निकाले, पढ़े, सूचनाएं इकट्ठी करें, अपने ज्ञान को बढ़ाए, कहीं उसको अपने पक्ष का बचाव करना है, अपना मतलब बचाव करना है या किसी दूसरे पक्ष का बचाव करना है, तो इसके लिए उसको सबूत चाहिए। कोर्ट्स के पुराने जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उसको चाहिए। पता लगा वो मिल ही नहीं रहा है। ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कोर्ट्स के जो वेबसाइट्स हैं, उस पे मिल ही नहीं रहा है, तो ये जो विश्वास है वो कमज़ोर करेगा जो कोर्ट है उसके ऊपर भी, कि ये किसके मामले को आरटीबीएफ के दायरे में लाएगा, किसके मामले को आरटीबीएफ के दायरे में नहीं लाएगा। तो कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं इस संबंध में। इसके अलावा एक ये कि सार्वजनिक डोमेन में सूचना जो है वो टूथपेस्ट की तरह होता है। जैसे टूथपेस्ट से अगर हम जब मंजन निकाल लेते हैं तो दोबारा उसमें नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है वो एक बार सार्वजनिक हो जाती है तो किसी एक जगह से हटा दिए जाने से उसकी जानकारी सभी जगह से हट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं बनी ही रहती है, वो विचरण करती ही रहती है सोशल मीडिया के युग में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वहाँ से तो हटा ही दिया जाए। जो अप्रासंगिक जानकारियाँ हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई कानूनी महत्व नहीं है, केवल उसके
प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अगर कोई लिंक बनाया गया है तो उसको हटा दिए जाने को आरटीबीएफ के दायरे में तो लाना ही चाहिए। और इसमें एक ये है व्यक्ति वर्सेस समाज का चुनौती है कि व्यक्ति की अपनी निजता का अधिकार है, जबकि समाज कह रहा है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता है, हमें जानकारी पाने की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इन दोनों के बीच में क्लेश आते हैं। तो इसके उपाय के रूप में हम क्या देख सकते हैं? उपाय के रूप में हमें ये देखना पड़ेगा गोपनीयता जो है और सूचना, इसके बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। इसके लिए आरटीबीएफ जो अधिकार है, राइट टू बी फॉरगॉटन, उसमें कुछ हमें प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, युक्त प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेस कवरेज, मीडिया कवरेज किया जा रहा है किसी के बारे में, तो उसको किया जाना चाहिए, मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो मीडिया कवरेज है उसमें भी युक्त प्रतिबंध तो लगेगा ही कि किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा लेकर के किसी के बारे में फैलाव ना किया जाए, बल्कि निष्पक्ष रूप से अपनी जो पत्रकारिता है उसको किया जाए। इसके अलावा उपाय के रूप में हमें कानूनी दायित्वों के अनुपालन पे भी चर्चा करनी पड़ेगी कि इसमें जैसे भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की धारा 74, इसमें संशोधन करने की बात हो गई, या उस जानकारी को जो पुराने निर्णय हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए, अगर जब उसकी प्रासंगिकता बन जाती है तो क्या उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए बाकायदे एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, पूरी एक वेबसाइट बनाई जाए जिसमें उन जानकारियों को इकट्ठा किया जाए और उसको तब ज़रूर निकाला जाए जब उसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और जब कोई मामला सार्वजनिक हित या स्वास्थ्य से संबंधित हो तो भी हम व्यक्तिगत जानकारी को निकाल सकें। जैसे मान लीजिए कोरोना केस हो गया, कोरोना वाले मामले हो गए, उसमें हमें किसी व्यक्ति में कोई नया वेरिएंट मान लीजिए आ गया, तो उस वेरिएंट के अध्ययन के लिए हमें ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी पर्सनल जानकारी हो कि पहले उसको क्या क्या रोग हुए थे, फिर क्या हुआ, कैसे बदलाव हुए। तो पूरी जानकारी के लिए, वेरिएंट को समझने के लिए हमें व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अगर आरटीबीएफ लाया जा रहा है तो उसमें थोड़ा-सा हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे वैज्ञानिक या ऐतिहासिक कोई अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए हमें पुराने डेटा की ज़रूरत है, तो उसमें भी हमें आरटीबीएफ को थोड़ा-सा कमज़ोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि जो गोपनीयता है और जो सूचना का अधिकार है, उसके बीच में हम कैसे संतुलन बना पाएँ। तो इसके लिए बाकायदे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है, उसमें विस्तारपूर्वक चर्चा किया जाना चाहिए, विमर्श किया जाना चाहिए, और एक मध्यम मार्गीय रास्ता अपना करके इन दोनों के बीच में जो कह लें राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू प्रिवेसी आरटीपी, उसके अलावा जो आरटीबीएफ है, राइट टू बी फॉरगॉटन है, इन दोनों अधिकारों के बीच में एक संतुलन बना रहे, ताकि व्यक्ति की अपनी जानकारी भी जो है प्राइवेसी वो भी बनी रहे, और साथ साथ में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, सांख्यिकी या ऐतिहासिक अध्ययन अनुसंधान के लिए भी जानकारियाँ प्रस्तुत की जा सकें, उपलब्ध हो सकें। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। अगर ये क्वेश्चन प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है सामान्य अध्ययन 2 के, तो मेरे ख्याल से इतना अगर अध्ययन हो जाएगा तो इसका आंसर आराम से 250 शब्दों में लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।